अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को कितने घंटे में पेपर देना है, तो आप लोग बोलोगे 3। बट एक्चुअल में वो 3 घंटे नहीं होते हैं, 3 घंटे 15 मिनट है। ठीक है। बट वो जो पहले के 15 मिनट है वो आपको इस तरीके से यूज करने हैं कि आपके जो अगले 3 घंटे होंगे वो बहुत अच्छे जाने चाहिए। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को समझनी चाहिए ड्यूरिंग द 15 मिनट्स, सो दैट आप लोग 3 आवर्स पेपर में सही से सब कुछ करें। और वो 3 घंटे में भी आप लोगों ने क्या क्या सोचना चाहिए, कैसे क्या चीजें हैं जो आप लोगों ने करनी है और क्या नहीं करनी है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एंड तक सब कुछ अच्छे से सुनना है, नोट डाउन भी करना है। ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है 15 मिनट्स का टाइम यूटिलाइजेशन। अब ये 15 मिनट में आप लोगों ने क्या करना चाहिए। 15 मिनट में सबसे पहले सब कुछ मत पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ वो क्वेश्चंस देखो जो आप लोगों को ऐसे क्विक एक ओवरव्यू की तरह आप देख सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वो कंपलसरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने में टाइम खराब नहीं करोगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आप लोग पहले रीड करोगे, वो भी एकदम डिटेल में नहीं। डिटेल में पढ़ते बैठोगे तो सारे क्वेश्चंस रीड करके नहीं होंगे, बस एक ओवरलुक होना चाहिए और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रोविजन पे ये क्वेश्चन है। ठीक है। वो पहला स्टेप होगा आपका 15 मिनट्स का। पहला स्टेप क्या बताया मैंने 15 मिनट्स में, पहले क्या करोगे, सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन के ओवरव्यू देखोगे। ओवरव्यू देख के आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, कौन से क्वेश्चन को आप क्या करने वाले हो, रिजेक्ट करने वाले हो, वो आपको सेकंड स्टेप में देखना है। ये देखने के बाद, रिजेक्शन होने के बाद तीसरा स्टेप होगा कि आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से सीक्वेंस में क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करोगे। ये आपका 15 मिनट में हो जाना चाहिए। हो सके तो फिर भी अगर टाइम बचा, आपका ओवरव्यू हो चुका है, आपने रिजेक्ट कर दिया जो भी क्वेश्चन को आपको हटाना है, आपने सिलेक्शन भी, आपका सीक्वेंस सब हो गया, और फिर भी अगर आपके हाथ में अभी भी कुछ मिनट बाकी है, तो जो क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे उसका आपको एग्जैक्ट कंटेंट दिमाग में रखना है। देखो, बहुत बार बच्चे पूछते कि मैम क्वेश्चन पेपर पे लिखा तो चलता है क्या, तो मैं फ्रेंडली टिप दे रही हूँ, एज अ फैकल्टी टिप नहीं दे रही हूँ। मैंने जो किया था वो मैं बता रही हूँ। मैंने क्या किया था, पेंसिल से छोटे छोटे हैंडराइटिंग में, जैसे कि होल्डिंग सब्सिडरी का क्वेश्चन है तो उसके बहुत कैलकुलेशंस है, तो सारा प्लॉट करके रखा था, कितना परसेंटेज किसने होल्ड किया, क्या किया, जहां पे बहुत इंफॉर्मेशन है उसको बस प्लॉट करके रखा था पेंसिल से ऑन द क्वेश्चन पेपर ओनली। लेकिन मुझे यह पता था कि मैं यहाँ वहां देख के कॉपी नहीं करने वाली, ये मुझे अपने बारे में पता था। अगर आप लोग कॉपी करने वाले रहोगे तो गलती से आप पकड़े जा सकते हो, ऐसी चीजें चीटिंग मानी जाती है, ये अलाउड नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि मैं कोई चीटिंग वेटिंग करने ही नहीं वाली, मेरा पूरा फोकस सिर्फ मेरे पेपर पे था, इसीलिए आई डिड दैट। जिसकी वजह से पहला जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वो होगा अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का। इस तरीके से सॉल्व करना है कि एटलीस्ट यहां से आपके 16 मार्क्स स्कोर होने ही चाहिए, और वो 16 मार्क्स की तैयारी आपको ये 15 मिनट्स में करनी है। ये होंगे आपके 15 मिनट्स का जो टाइम यूटिलाइजेशन है। ये अगर आप कर लियो, ये अगर आप कर दोगे तो आप लोगों का 3 घंटे अगला बहुत सही जाएगा। ये रहेगा आपका फर्स्ट स्टेप। ये क्लियर है 3 घंटे के लिए। तो पहले 15 मिनट्स का टाइम यूटिलाइजेशन परफेक्ट चाहिए। दूसरा, राइट क्वेश्चन नंबर करेक्टली एंड फर्स्ट पेज पे टिक करना मत भूलना। फर्स्ट पेज पे टिक करना यूजुअली मत भूलना, मतलब गलती से रह गया तो ठीक है बट मत भूलना। एंड राइट क्वेश्चन नंबर करेक्टली का मतलब क्या है कि जब भी आप लोगों को, जैसे ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, आंसर शीट है अज्यूम, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर के लाइंस है ये मार्जिन है। बहुत बार बच्चे पूछते कि मार्जिन कैसे ड्रॉ करना है, तो पहले ही बता दो, एक मार्जिन इस साइड पे, एक मार्जिन इस साइड पे, ठीक है। इससे ज्यादा मार्जिन और ड्रॉ मत करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, मतलब लिटरली आधे पेज पे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। तुमको बचे हुए पेज पे सोना है क्या, कुछ करने वाले उधर नहीं, तो जबरदस्ती का लेंथ ऑफ द आंसर मैटर्स, और वो बढ़ाने के लिए ऐसे बीच में कहीं पर भी मार्जिन ड्रॉ नहीं करने हैं, ये दिमाग में रख दो। सिर्फ 2 मार्जिन आएंगे, क्वेश्चन नंबर जो होगा वो बराबर बीचों बीच आएगा। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है वो 1 2 3 4 बीच में ही लिखो, एकदम दिखना चाहिए सामने। क्वेश्चन नंबर गलत मत लिखो, मतलब मैंने खुद देखा है, मैंने क्योंकि आईसीआई के पेपर्स चेक किए, तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A
और नीचे आंसर लिखा है 3B का, या गलती से 3A का आंसर लिख देते, वो आप जानबूझ के नहीं करते हो, वो जस्ट बाय चांस बाय मिस्टेक हो जाता है। तो ध्यान रखना, क्रॉस चेक करना, क्वेश्चन नंबर गलत नहीं होने चाहिए और बीचों बीच लिखो। अगर आपको डर लगता है 2 बार लिखो क्वेश्चन नंबर, इधर भी एक बॉक्स होता है, उधर भी लिखो उधर भी लिखो चलेगा, बट क्वेश्चन नंबर सही से लिखना। ये 3 घंटे में ये चीजों का ध्यान रखो। उसके अलावा जितने भी सब क्वेश्चंस है सारे एक जगह पे होने चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसका ABC, क्वेश्चन नंबर 2 उसका ABC, क्वेश्चन नंबर 3 उसका जितने भी सब पार्ट्स होंगे, उस A में भी अगर 1 2 है तो ये जितने भी सब पार्ट्स है, you decide the question number which you want to attempt first. जरूरी नहीं 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में ही जाओ, नॉट नेसेसरी। पहले क्वेश्चन नंबर 3 चूज कर लो चलेगा, क्वेश्चन 5 चूज करो चलेगा, बस उसके जो सब क्वेश्चंस है वो सारे एक ही जगह पे लिखो, अलग अलग जगहों पे मत लिखो। ये समझ आया? स्टार्ट विद द क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट। बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट। मैं तुमको लिटरली वो पेपर दिखा सकती हूँ, लिटरली बच्चे ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस 1 2 3 4 फॉलो करने के चक्कर में क्वेश्चन नंबर 1A और B आता ही नहीं था, तो पहला पेज ब्लैंक, दूसरा पेज ब्लैंक, तीसरे पेज से स्टार्ट किए क्वेश्चन नंबर 1C से। क्यों? तो सीक्वेंस फॉलो करना है। आप सोचो एज ए एग्जामिनर मेरे माइंड में क्या गया, तुमको आता नहीं है, तो इसीलिए जो सबसे बेस्ट आता है चेंज करो चलेगा, बट जो सबसे बेस्ट आता है वो पहले लिखो, एंड जितने भी सब क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे एक ही जगह पे लिखो। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसके आगे सब क्वेश्चंस एट वन प्लेस होने के बाद जब भी आप लोग 3 घंटे में आंसर लिख रहे हो, मेक श्योर वहां पर कोई भी पैराग्राफ में पैरा फॉर्मेट में आंसर्स मत लिखो। ठीक है, आप लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे लिखने हैं वो पता है, कैसे लिखने होते हैं? हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आया ना? कैसे? प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस जो भी होगा, कंक्लूजन। 6-7 मार्क्स के लिए आया तो। एंड अगर आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस है तो पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, पॉइंटर्स फॉर्मेट में उसको ब्रेक करो, जैसे फुल स्टॉप हुआ अगले लाइन पे जाओ, पैसा दिया है तुमने, बराबर है, तो प्रॉपरली सप्लीमेंट्स वगैरह प्रॉपरली मतलब लो लिखो, अच्छा प्रेजेंटेशन करो। जो कीवर्ड्स है उसको उसी पेन से हाईलाइट करो या तो फिर पेंसिल से हाईलाइट करो, क्योंकि कीवर्ड्स अगर दिखे तो हम बाकी का बहुत कुछ नहीं पढ़ते। ठीक है, जितना हम लोगों को परेशानी कम उतना आप लोगों के मार्क्स ज्यादा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंटर्स में ही लिखना है। सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत है क्या? मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडरी है। अगर गलत सेक्शन नंबर आपको याद आ रहा है मत लिखो, लेकिन सही याद आया तो जरूर लिखो। ठीक है, क्या कंटेंट का लेंथ मैटर करता है? यस यस, क्योंकि वो क्वेश्चन वैसे ही डालते हैं। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन डाला है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन डाला है, तो उतना कंटेंट है तुम्हारे पास लिखने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 पेजेस का है। तो राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। इफ इट इज फॉर 7 मार्क्स 6 मार्क्स 1.5 पेज तक आपका आंसर 2 पेज तक आराम से जाता है। अगर 4 मार्क्स का है तो 1 पेज आगे एक हाथ दूसरा लाइन, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ प्रोविजन कंक्लूजन लिखो, केस स्टडी बेस्ड है तो ज्यादा पापड़ पसारा कुछ नहीं लिखना एक्स्ट्रा का, जितना पूछा उतना लिखो, एक्स्ट्रा नहीं कम भी नहीं। और जो आता है वो मत लिखो, जो पूछा है वो लिखो। क्लियर? पक्का? अगला, केस स्टडी बेस्ड कैसे लिखोगे? मैंने बाइफरकेशन बता दिया। केस लॉ का नाम सिर्फ लिखना है, केस लॉ एक्सप्लेन नहीं करना है। प्रोविजन में आएगा वो, प्रोविजन में सेक्शन नंबर्स आएंगे। तो प्रोविजन में क्या क्या आता है? मेन तुम्हारा सेक्शन, एक्चुअल में क्या बोलता है, एंड केस लॉ का नाम। उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या जाता है? फैक्ट्स में क्वेश्चन ही बस समराइज फॉर्मेट में जाएगा। उसके बाद एनालिसिस में क्या डालते हो तुम लोग? जो भी तुम्हारा प्रोविजन क्वेश्चन में लगाने के बाद, एप्लीकेशन करने के बाद जो भी आपका आंसर है वो, एंड कंक्लूजन शुड बी 1 और 2 लाइनर, ज्यादा लंबा नहीं। ठीक है, 1 और 2 लाइनर में आपको खत्म करना है आपका कंक्लूजन। इसके बाद क्या फ्लो ऑफ द आंसर मैटर करता है? यस। इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड में लिख रहे, कचरा ऊपर लिख रहे, डजंट मेक एनी सेंस। इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को मतलब इमीडिएटली इंप्रेशन बना लेंगे आपके बारे में, इसलिए वो ध्यान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट।
गलती से ऐसा हुआ कोई भी मिनट पे कि पहला पेज आप लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ किया कि पूरा आंसर लिखा, अज्यूम करते 2 मिनट के लिए, और पूरा गलत लिख दिया, अनदर लेवल ऑफ स्ट्रेस और पैनिक वहां पे सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि इमीडिएटली पैनिक होकर पूरा का पूरा आगे का पेपर ही आप मतलब बेकार कर दो, ठीक है। उस टाइम पे 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए लंबी सांसें लेना, खुद को पैनिक मत होने देना, स्ट्रांग रखना उस टाइम पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 मार्क्स का पेपर सबका ही पूरा होगा या 100 मार्क्स का सबको आता भी होगा। तो वैसे ही 10 मार्क्स का छूटा तो ठीक है, बट 90 ऐसा लिखो कि 60 आने चाहिए। वो एटीट्यूड से आप लोग पेपर लिखोगे। मैंने आपको रियल स्टोरी मेरी बताई थी, अगर याद होगा तो। मेरा फर्स्ट पेज मेरा ऐसा हुआ था, वो भी सीए फाइनल में, बट आई स्कोर्ड वेल इन दैट पेपर इवन आफ्टर दैट ऑल्सो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर देखो 80% ऑफ द पेपर रहता है जो आप लिखने लायक होगा, 20% डिफिकल्ट आ सकता है, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट जो 80% आपके हाथ का है उस पर फोकस करना। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट उन 3 घंटों में सबसे इंपॉर्टेंट है। बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, टाइमर लगा के कंपलसरी सब कुछ सॉल्व होना चाहिए, वरना पेपर छूटेगा। कोशिश करना 100 मार्क्स का पूरा लिख सको। फाउंडेशन में इट इज पॉसिबल, इंटर वालों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, बट फाउंडेशन में इट इज पॉसिबल टू कवर 100 मार्क्स पेपर इन 3 आवर्स, ठीक है। एंड फोकस ऑन यू। कोई और सप्लीमेंट मांग रहा है, कोई और कैलकुलेटर बजा रहा है बहुत स्पीड से, उसका असर तुम पे नहीं होना चाहिए। या एग्जाम हॉल में जाते टाइम पे न जाने कितने सारे बुक्स लेके बैठा है, आई यू अंडरस्टैंडिंग? उसका असर तुम्हारे माइंड पे मत रखना। वो 3 घंटे तुम्हारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग सिर्फ अपना पेपर, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कैसे आप इसको जो नहीं आ रहा है उसको याद करके कैसे जोड़ के, कुछ आपको कुछ क्लिक हो सकता है, कुछ लिख के रिवीजन का कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो फोकस रखो सिर्फ अपने आप पे। 3 घंटे दुनिया सब भूल जाना उस टाइम पे, सिर्फ आप और आपका पेपर, इतना ही दिमाग में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड कि जिसमें आपको डाउट आता है 3 घंटे में हम लोग के साथ ये चीजें हो सकती है, तो हम आप हमें ये बता दो, ऐसा कुछ है आपके साइड से अभी बचा हुआ? पेज अगर खत्म हो जाता है और उसकी 2 लाइंस आंसर की अगले पेज पे गई, तो जो बचा हुआ है वो पेज छोड़ दो। अगर यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट पेज पे आप लोगों ने लिख दिया जो भी लिखना है, आप गए सेकंड पेज पे, ठीक है, सेकंड पेज पे आपके 2 ही लाइंस कंप्लीट हुए, 3 ही लाइंस गए, अगला छोड़ दो, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन द न्यू पेज। क्वेश्चन गलत हुआ, कट करो, कट करते टाइम पे बहुत गंदा कट नहीं करना है, बस एक कट करना है, उससे बैड इंप्रेशन नहीं होगा। इट्स ओके, पेपर है, नॉर्मल सी बात है, हो सकता है किसी के भी साथ, नॉर्मल है बहुत, बट गंदी तरीके से ऐसा 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 ऐसे गंदे तरीके से कट मत करना, बस एक सिंगल कट एंड जस्ट गो अहेड, दैट्स इट। जितना क्लीन एंड नीट पेपर होगा उतना हमारी आंखों को अच्छा लगेगा, उतने तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इज एज सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? डिफरेंस कंपलसरी टेबल फॉर्मेट में लिखो, अनलेस अदरवाइज मैंने आपको 1-2 जगह बताई है जहां पे आप लोगों को वो पैराग्राफ टाइप्स लिखो, एक आध क्वेश्चन जो मैंने बताया था, अदरवाइज ऑलवेज इट शुड बी इन द पैराग्राफ फॉर्म, इट इज इन द टेबल फॉर्म ओनली। टेबल फॉर्म में बेसिस होगा आपका, जो भी आपके 2 कॉलम्स होंगे जिसमें डिफरेंस लिखना है, जितने नंबर्स का आएगा, अगर उससे ज्यादा पॉइंट्स बना के लिख पाओ ज्यादा अच्छी बात है। अगर 4 मार्क्स के लिए आए तो एटलीस्ट 7-8 पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ मार्क्स का पेपर, उसके डबल पॉइंट आपके डायरेक्ट क्वेश्चन या टेबल के लिए होने चाहिए, टेबल फॉर्मेट क्वेश्चंस के। एंड केस स्टडी तो आपको पता ही है। स्पीड मेंटेन रखना, 3 घंटों में स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमर लगा के ही चलो, ठीक है। कितना टाइम लगाओगे? 1 मार्क इंटू 1.5 मिनट्स के हिसाब से चलने की कोशिश करो, ज्यादा ज्यादा 1.6, जो भी होगा मल्टीप्लाई करके उस हिसाब से आप पेपर कंप्लीट करो, ठीक है, ताकि आपके पास एंड में कुछ टाइम बचे, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक, डबल कैलकुलेट कुछ करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए देखना है। मेक श्योर लॉ के पेपर के लिए भी आप लोग कैलकुलेटर्स लेके जाए, 2 कैलकुलेटर्स कैरी करो कंपलसरी, अगर गलती से बंद हुआ तो दूसरा होना चाहिए बैकअप ऑप्शन, ठीक है। क्लियर?
Any doubt in this? कीवर्ड्स अगर अंडरलाइन नहीं हो पाए इट्स ओके, कोई ऐसा ये नहीं है उसका कि करना मतलब नहीं किया तो मार्क्स कटते हैं, बट कीवर्ड्स अंडरलाइन करने से हम लोगों को पेपर हाईलाइट होता है, तो हम लोगों के लिए इजी होता है। जितना हमारे लिए इजी है उतना तुम्हारे लिए मार्क्स ज्यादा। क्वेश्चन जैसे ही हुआ इमीडिएटली तुम्हारे पास टाइम है, इमीडिएटली कीवर्ड्स हाईलाइट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में करना है बाद में करो, तुम्हारा चॉइस, टाइम मैनेजमेंट तुम डिसाइड करोगे। बी फ्लेक्सिबल विद दैट, कब कैसे क्या होगा, एंड कॉमन सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग रखना उस टाइम पे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ याद आता है अगर ऑनेस्टली मेहनत की है तो। ठीक है, इसी के साथ ये वाला पर्टिकुलर सेशन हम यही खत्म करते हैं। ये सारे पॉइंटर्स पे फोकस रखना ताकि 3 घंटे आप लोग बहुत अच्छे से पेपर लिख पाओ। एंड जो भी आप लोगों ने किया है भरोसा रख के, रोना धोना नहीं करना है वहां पे, ऑन द स्पॉट बी स्ट्रांग इनफ कि आप लोग वो सिचुएशन को हैंडल कर सको। यही आप लोगों को वहां से सीखना है। सीए इज नॉट ओनली टू पास द एग्जाम, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू गेट दैट स्किल और how you build your character through that. It's all about that. You remember this, remember, and ये चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हो तभी जाके आप लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा सीए आप बनोगे लाइफ में भी। तो सिर्फ फोकस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना नहीं करना है अपने को कि कैसे पास हो जाए बस, खत्म होगा सब सही से होगा, बट अच्छे से करो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।